हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम अपने चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 9 चैप्टर्स हमने साइंस के कवर अप कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 10, नेक्स्ट चैप्टर साइंस का, दैट इज ग्रेविटेशन, आकर्षण शक्ति। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे। बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटीज़ नहीं है। हम सारी की सारी चीज़ें ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेसिक्स को समझेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इन चैप्टर्स 8 and 9 we have learned about the motion of objects and the force as the cause of motion। ठीक है, वी हैव लर्नड दैट अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। क्या चीज़ है? हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी है, अगर हम प्रीवियस चैप्टर्स की बात करें तो हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, मोशन के फोर्स, मोशन के लॉस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे हमने सारी फोर्सेस के बारे में देखा कि किस तरीके का फोर्स होता है। फोर्स क्या है? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हमारा फोर्स होता है। अब जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट की
स्पीड चेंज करने के लिए या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। उस पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज हो सकती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, राइट। अब हम क्या चीज़ देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम वो ऊपर से फेंकेंगे, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक स्पून है, मैं खड़ी हुई हूँ, मैंने उस स्पून को फेंक दिया, मतलब छोड़ दिया। जब मैंने उसको छोड़ा तो वो नीचे जाके ज़मीन पे गिर जाएगा। यही होता है, वो उस हाइट से, जिस भी हाइट से मैं उसको छोड़ूंगी वो जाके गिर जाएगा। वो ऐसे कैसे नहीं रहेगा, वो जाके नीचे गिर जाएगा। द वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। अब सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड, मतलब उसके चारों तरफ घूमते हैं। द मून गोज अराउंड द अर्थ। अब प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं और जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। तो ये किस वजह से है, कैसे है? इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, द प्लैनेट्स एंड ऑन द मून। अब वो किस वजह से है? अब जो मैंने अभी स्पून की बात की कि अब एक हाइट से मेरे हाथ में एक स्पून था, मैंने वो स्पून छोड़ दिया तो वो नीचे जाके गिरेगा। वो नीचे जाके क्यों गिरेगा? वो तब गिरेगा, अब वो मेरे हाथ, जब मैंने उसको पकड़ा हुआ था तो वो मेरे हाथ में क्यों था? क्योंकि मैंने उसको अपनी फिंगर से पकड़ा हुआ है, तो मेरी फिंगर उस स्पून पे फोर्स अप्लाई कर रही थी। वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो मेरे हाथ में ही स्टिक था, मैंने उसको दबा रखा था अपनी उंगलियों में। और जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया तो जो नीचे जो धरती का फोर्स है, अर्थ का फोर्स है, अर्थ ने उसको अर्थ के फोर्स ने उसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, जिसकी वजह से वो स्पून नीचे जाके गिर गया। इन द सिमिलर वे जो प्लैनेट्स हैं वो अब सन के अराउंड मूव करते हैं। तो वो सन के अराउंड क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि एक फोर्स है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अब क्या है कि जैसे प्लैनेट्स, अब जैसे स्पून है वो नीचे गिर गया, प्लैनेट्स क्यों नहीं नीचे गिर रहे? प्लैनेट्स क्यों सन के ऑल अराउंड मूव कर रहे हैं, या सन क्यों वहीं पे है? सन क्यों कहीं नीचे ऊपर नहीं गिर रहा है? क्यों? क्योंकि वो फोर्स उनके ऊपर ऐसे एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से उनकी पोजीशन इस तरीके की हमें देखने को मिल रही है। सिमिलर वे में अर्थ के हमें अराउंड मून देखने को मिलता है, तो वो किसकी वजह से है? मून पे भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स इन्फोर्स किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो मून वहां पे अपनी उस पोजीशन पे है। Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these. अब ये न्यूटन ने ही, इसाक न्यूटन, उन्होंने ही इस फोर्स को देखा था। वो एक है ना, कौन से मेथड से उन्होंने पता किया था कि जो एप्पल है वो एक पेड़ पे से एप्पल जो जैसे टूटता है तो वो नीचे आके गिर जाता है, तो वो नीचे क्यों गिरता है? तो उन्होंने उस पर जब स्टडी की तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी इन चीज़ों पे, अब इन पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिन फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्पून नीचे आया है, धरती पे आके गिरा, ठीक है, या फिर वो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं या मून मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो वो किस वजह से है? उस इन सब पे सेम एक सिमिलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। उस फोर्स की वजह से ही हमें इनकी पोजीशन या इनकी टेंडेंसी देखने को मिलती है ऑब्जेक्ट्स की। तो उन्होंने उस फोर्स को क्या कहा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल को उन्होंने क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण बल, बल जो कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। अभी हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, अब हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हम मतलब मोशन की ऑब्जेक्ट्स का मोशन किस तरीके से होता है, ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से होते हैं, उसके बारे में देखेंगे हम। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब एक ही बॉडी का जो वेट है, उसका जो वजन है, वो एक जगह से दूसरी जगह से कैसे वेरी करता है, अलग अलग हो जाता है। We shall also discuss the conditions for objects to float in liquids. ठीक है, वो चीज़ें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना जो कि पानी में होते हैं या फिर कोई भी लिक्विड होता है तो उसमें तैरने लग जाते हैं, तो वो कंडीशन क्या है जिसमें तैरते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, देखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन क्या है। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ. An object when thrown upwards
reaches a certain height and then falls downwards. It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. अब इस न्यूटन के इस इंसिडेंट को स्टार्ट करने से पहले मेन चीज़ सिर्फ क्या है यहाँ पे कि वही बात यहाँ पे बताई गई है ग्रेविटेशन की, जो भी हमने प्रीवियस अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी चीज़ को, जैसे कि एक बॉल है, बॉल को अगर मैं ऊपर की तरफ उछालूंगी तो मैं जितने फोर्स से उसको ऊपर की तरफ उछालूंगी, ठीक है, जितना मतलब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगी उतने फोर्स से वो इतनी ही ऊपर जाएगी और ऊपर जाके वो वापस से नीचे आएगी। वो वापस से नीचे क्यों आएगी? क्योंकि जो नीचे जो अर्थ का, धरती का जो फोर्स है, लैंड का फोर्स, उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये क्या हुआ था, क्या बोला गया, बताया गया था कि न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उनके ऊपर एक सेब आके गिरा। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। अब ये जो एप्पल उनके ऊपर आके गिरा, अब नॉर्मल अगर हम बात करें तो क्या होता है, एप्पल आके गिरा, अच्छा एप्पल अपना खाने लग जाते हैं, लेकिन वो न्यूटन थे, तभी तो न्यूटन थे वो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज़ पे सोचना शुरू किया कि एप्पल ऊपर से गिरा कैसे। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। कि अब चांद हमें देखने को मिलता है, चांद तो ऊपर की अगर हम अपनी सिचुएशन में देखें एक लेमैन टर्म्स में, तो चांद तो हमें ऊपर आसमान में देखने को मिलता है। अब एप्पल भी तो ऊपर ही है, हमारे लिए तो ऊपर ही है, पेड़ पे ऊपर ही टंगा हुआ है। अब जब एप्पल नीचे आ गया कि पेड़ पे से वो टूट गया, तो वो नीचे गिर गया, वो हवा में लटका नहीं रहा, वो नीचे गिर गया। तो क्या हुआ, अर्थ ने, धरती ने उसको अट्रैक्ट किया ना, अपनी तरफ आकर्षित किया, तो वो एप्पल नीचे आ गया। तो अब मून भी तो ऐसे ही हमें आसमान में लटका हुआ दिख रहा है, तो क्या वो मून को, चांद को क्यों अट्रैक्ट नहीं करती अपनी तरफ, चांद को क्यों अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है? सो इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस। तो क्या उनके दिमाग में, तो क्या दोनों पे जो फोर्स लग रहा है दोनों ही केसेस में, एप्पल पे और उस मून पे, वो क्या अलग अलग है या वो सेम है? ही कंजेक्टर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। उन्होंने क्या चीज रखी, एक मतलब उन्होंने एस्टिमेट लगाया, अनुमान लगाया कि शायद दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो एक ही जैसा है, रीजन कुछ और है जिसकी वजह से वो मून नीचे नहीं आता, कि अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाती अपनी तरफ, नीचे की तरफ। ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। उन्होंने वहां पे क्या पॉइंट रखा मून के केस में, कि एप्पल तो नीचे आ गया लेकिन मून नीचे क्यों नहीं आ रहा? कि उन्होंने क्या कहा कि जब वो ऑर्बिट करता है, जब वो उसकी चक्कर काटता है मून अर्थ के, तो उसका जो फोर्स है, वो जो मून है वो अर्थ की तरफ जाता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन क्योंकि अर्थ अब हमें क्या देखने को मिल रही है, गोल है, तो वो अर्थ के क्योंकि चारों तरफ घूमता है, तो वो अर्थ से जब अट्रैक्ट होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आता कि वो नीचे की तरफ ही आएगा, वो अट्रैक्ट तो होता है लेकिन एक अलग उसका ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से वो मून की, सॉरी, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। तो इसका मतलब तो है ही है, क्योंकि भाई मून फिर वो कैसे चक्कर काट रहा है वहां पे, क्योंकि उसकी अर्थ की अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो वहां पे रह पा रहा है। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। वो बात अलग है कि एप्पल को तो हम देख पा रहे हैं कि वो अर्थ की तरफ आ रहा है, कि पेड़ पे से वो टूट गया तो वो नीचे की तरफ आ गया, धरती की तरफ अट्रैक्ट हुआ। लेकिन मून हमें इस तरीके से देखने को नहीं मिलता कि वो धरती की तरफ आता है। The change in direction involves change in velocity or acceleration. The force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. अब होता क्या है, अब इसका रीजन क्या है कि जब भी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज होने में क्या होता है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। कैसे? कि अब मैं चल रही हूँ, मान लो मैं एक स्कूटी पे हूँ, ठीक है, मैं चल रही हूँ बिल्कुल सीधी 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 चल रही हूँ, मेरी स्पीड अच्छी खासी है, ठीक है, 50 की स्पीड पे मैं चल रही हूँ, अच्छी स्पीड है, ठीक है। फिर मुझे लेना है टर्न,
अब क्या मैं उस 50 या 60 की स्पीड पे ही टर्न लूँगी, या फिर मैं अपनी स्कूटी को थोड़ा सा स्लो डाउन करके टर्न लूँगी? मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करूँगी फिर मैं टर्न लूँगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज की क्योंकि मैंने टर्न लिया। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज की, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैंने उसकी पहले स्पीड भी चेंज की। तो क्या मतलब है कि डायरेक्शन चेंज करने की वजह से स्पीड चेंज होती है, और स्पीड चेंज होने की वजह से ऑटोमेटिकली हम क्या बोलते हैं, स्पीड चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। ठीक है, और वेलोसिटी में चेंज होने का क्या मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन, अब जो भी वो फोर्स है जो वो अप्लाई हो रहा है कि उससे डायरेक्शन या वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, वहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो वो बॉडी को क्या करता है कि वो जो सर्कुलर पाथ है उसमें मूव करने देता है। जैसे कि अर्थ के साथ, अर्थ के ही चारों ओर सर्कुलर पाथ में मून जो है मूव करता है, तो वो क्या करता है, वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, और इसी वजह से वो उसी सर्कुलर मोशन में मूव करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर सीकिंग, कि उसका वो जो अट्रैक्ट हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में होने की बजाय वो सेंटर की तरफ, उसका जो सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन हम कह देते हैं ना जिससे सेंटर पॉइंट, वो उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और इसीलिए वो उस सर्कुलर पाथ में मूव करता जाता है। In the absence of this force, the stone flies off along a straight line. The straight line will be a tangent to the circular path. अब अगर जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ना होने की वजह से जिस जिस चीज़ पे भी वो ये सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, उस उन पे क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन में ही जाते हैं। और वो स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, फिर ये जो अर्थ है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सर्कुलर शेप में, पूरा सर्कुलर नहीं है, वो थोड़ा सा ओवल शेप है, लेकिन उसी साइज में, मतलब उसी काइंड ऑफ। तो वो क्या होता है कि वो एक टेंजेंट बना देता है, क्योंकि जिन पे ये फोर्स अप्लाई नहीं होता है, जिन चीज़ों पे एब्सेंट होता है ये फोर्स, वो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, तो वो एक टेंजेंट क्रिएट कर देते हैं उसी सर्कल पे। ठीक है, तो यही रीजन है कि वो जो मून है, क्योंकि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करता रहता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट किसकी तरफ हो रहा है, उसके सेंटर की तरफ। राइट। The motion of the moon around the earth is due to the centripetal force. The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. If there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line motion. वही बात कि अभी जो मून है जो चारों तरफ घूमता है अर्थ के, वो क्यों होता है, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या करता है, अर्थ की तरफ उसको, मून को अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स क्रिएट करता है। और अगर ये फोर्स नहीं होता मून में भी, अगर ये फोर्स प्रेजेंट नहीं होता, तो मून भी क्या होता, प्रॉपर जो एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में जो मूव करता है हर एक ऑब्जेक्ट, उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में वो फॉल होता, नीचे की तरफ आगे गिरता। जैसे कि हमें एक पत्थर, एक एप्पल, एक बॉल, एक स्पून जैसे देखने को मिलता है, नीचे गिरता है, इसी तरीके से मून भी नीचे आके गिरता। ठीक है, सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? इफ सो, वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स एन एप्पल। वाई? अब जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, अगर हम अपने मोशन वाले चैप्टर का ही रिलेट करें इसे थोड़ा सा, तो उसमें हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या चीज़ देखी थी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि जो एक ऑब्जेक्ट अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, वो उस पर भी फोर्स अप्लाई दूसरा ऑब्जेक्ट भी करता है। तो अब जैसे हमने एप्पल के केस में बात की कि एप्पल नीचे आके गिरा, तो हमने कह दिया कि अर्थ ने उसको अट्रैक्ट कर लिया एप्पल को। तो अब अर्थ ने फोर्स लगाया ना उसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो एप्पल ने भी तो फोर्स लगाया होगा। लेकिन अब हम क्या उस इस लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग तो एप्पल भी उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अर्थ को। लेकिन अर्थ तो हमें मूव करती हुई नहीं दिख रही, एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होती हुई नहीं दिख रही। अर्थ तो जहाँ पे है वो वहीं पे है, बल्कि एप्पल ही अट्रैक्ट होके नीचे आके गिरा है। तो ऐसा क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वही चीज़ है कि एप्पल जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके हिसाब से क्या है, फॉर अ गिवन फोर्स
एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि जो भी फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, जो भी फोर्स है, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके उस ऑब्जेक्ट के मास से। मतलब जैसे हमने जो ट्रेन वाला एग्जाम्पल लिया था, ट्रेन वाले एग्जाम्पल में क्या था कि जो ट्रेन है उसका मास ज़्यादा है। ठीक है, उसका मास ज़्यादा होने की वजह से अब उसके ऊपर ट्रेन के अंदर हम अगर एक बैग अपना रखते हैं तो वो बैग रखने की वजह से ट्रेन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम बैग उस पर रख रहे हैं या हम बैग उस पे से लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं। पढ़ा था हमने ये चीज़। तो क्या है कि उसका मास डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर कि किस चीज़ का कितना ज़्यादा मास है। तो अब क्योंकि धरती का जो मास है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके सामने जो एप्पल का मास है वो इतना छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा है कि वो फोर्स तो अप्लाई करता है, लेकिन उसका जो फोर्स है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, उस पर कोई भी असर अर्थ पे नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल से अगर देखें तो मान लो एक ले लो 2-3 ईयर्स का बच्चा है। ठीक है, और एक बेड है, डबल बेड है। ठीक है, अब एक डबल बेड और एक 2-3 ईयर्स का बच्चा है, क्या वो बच्चा उस डबल बेड को हिला पाएगा? नहीं हिला पाएगा वो उसको। क्यों? क्योंकि जो मास है उस बेड का, वो मास के कंपैरिजन में उस बच्चे का मास बहुत कम है, जो फोर्स वो अप्लाई करेगा वो बहुत कम है, इतना नेग्लिजिबल है कि उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेड के ऊपर। ठीक है, वो बेड नहीं हिलेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस बच्चे के धक्का लगाने से। तो सिमिलर वे में कि अर्थ के ऊपर अर्थ ने उसको अट्रैक्ट किया तो वो एप्पल अट्रैक्ट हो गया बहुत फास्ट तरीके से, लेकिन जो एप्पल अगर फोर्स लगा रहा है तो उसका बिल्कुल नेग्लिजिबल असर हो रहा है अर्थ के ऊपर, क्योंकि उनके मास में वेराइटी ऑफ, मतलब वाइड रेंज ऑफ डिफरेंस, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन, जिसको हम कहते हैं ना ज़मीन आसमान का अंतर है, तो इस तरीके का वेरिएशन हमें उनके मास में देखने को मिलता है। So we do not see earth moving towards the apple. Extend the same argument for why the earth does not move towards the मून। अब सेम रीजन है जिसकी वजह से अब मून तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ द मास, क्योंकि अर्थ का मास इन कंपैरिजन टू मून बहुत ज्यादा है, तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, सो इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planets. From the above facts, Newton concluded that not does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called the gravitational force. ठीक है, अब हर चीज़ एक दूसरे को, मतलब बेसिकली इस पूरे का क्रक्स क्या है कि न्यूटन ने क्या कहा कि भाई हर एक चीज़ हर दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। हर ऑब्जेक्ट खुद भी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये जो अट्रैक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इस अट्रैक्शन को उन्होंने क्या कहा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कौन किसकी तरफ फिर मूव करता हुआ दिखाई देता है हमें, वो डिपेंड करता है कि किसका मास कितना ज़्यादा है। ठीक है, मतलब किसके ऊपर अट्रैक्शन का असर पड़ रहा है और किसके ऊपर अट्रैक्शन का असर नहीं पड़ रहा। राइट, तो ये था हमारा बेसिक ग्रेविटेशन। अब हम बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का एक यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौमिक नियम क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अब वो किस, वही जो हमने बात की उसको यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा टर्म में बता दिया या एक फॉर्मूले टाइप में बता दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टाइप में, कि क्या होगा कि कोई भी हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसकी तरफ खुद भी अट्रैक्ट होता है। तो वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो मास के प्रोपोर्शनल होगा, उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के। ठीक है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोपोर्शनल हमें वो दिखाई देगा। राइट, एंड
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि उल्टा है, उल्टे प्रोपोर्शनल किसके है, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर पे। मतलब कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम अट्रैक्शन होगा। ठीक है, मतलब मास जितना ज़्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और दोनों मास मतलब दोनों का जो मास है उसके कंपैरिजन में। और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जितनी ज़्यादा होगी, अब कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा दूर है उतना कम हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जितना वो ज़्यादा दूर है उतना ज़्यादा कम अट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब फोर्स किस तरीके से होता है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो उस हिसाब से भी, मतलब उनके सेंटर को ज्वाइन करके भी कुछ, मतलब अगर हम वैसी ऑब्जेक्ट्स ले लें इसको देखने के लिए, समझने के लिए, तो उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। The universal law of gravitation successfully explained several phenomena which were believed to be unconnected. अब इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये जो यूनिवर्सल लॉ है कि उसके मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस उनमें जितना ज़्यादा होगा उतना वो कम अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का। तो अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हमें क्या इसकी इम्पॉर्टेंस देखने को मिली, तो इसने हमें इम्पॉर्टेंस क्या है कि इसने ऐसी चीज़ों पे हमें बिलीव करवाया जो कि एक दूसरे से हमें देखने को मिलते कि वो कनेक्टेड ही नहीं। अगर हम वैसे देखें तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया। कैसे? फर्स्ट, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। अब एक ऐसा फोर्स जो कि हम लोगों को अर्थ से जोड़ के रखता है। ठीक है, अब ये जो फोर्स है वो तो हमें दिख ही नहीं रहा, ये फोर्स तो हमें दिख ही नहीं रहा था, ना ही हमें इस फोर्स के बारे में कुछ भी पता था, लेकिन ये फोर्स हम लोगों को अर्थ से जोड़ के रख रहा है। इस चीज़ के बारे में हमें इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता चला। दूसरा, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, कि अर्थ के चारों तरफ जो ये चांद घूमता है वो उसका जो मोशन है वो किस वजह से है, किस लिए वो चारों तरफ घूम रहा है, वो भी हमें पता चला। ठीक है, प्लैनेट्स एक सूरज के चारों तरफ सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, वो किस वजह से मूव कर रहे हैं, और टाइड्स हमें देखने को मिलती हैं। मून और सन की वजह से हमें कुछ टाइड्स भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, ज्वार, वो भी किस वजह से होते हैं, यही फोर्स की वजह से। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्सेस की वजह से ही हमें टाइड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो हमें अर्थ पे क्या देखने को मिलता है, टाइड्स देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू पता चला, जो कि अनकनेक्टेड थी हमें देखने में, बट वैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। राइट। फिर हम बात करें फ्री फॉल की, मतलब कि फ्रीली हम कुछ भी अगर छोड़ देते तो वो गिर जाता है, वो कैसे है। वी हैव लर्न्ड दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, कि भाई जो भी हम छोड़ते हैं वो धरती पे आके गिरता है, वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। वेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन, वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। ठीक है, मतलब कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट्स धरती पे आके गिर जाते हैं, कि हमने छोड़ा और वो धरती पे आके गिर गए, तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, कि उस पर कोई हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उस पर फोर्स वगैरह हमने कुछ नहीं लगाया, वो अपने आप ही फ्रीली वो आके नीचे गिर गया। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब क्योंकि हम तो कोई एक्सटर्नल फोर्स, हम तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो उसकी जो वेलोसिटी है, ये जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसकी वेलोसिटी में क्या कोई हमें बदलाव देखने को मिलता है, क्या कोई चेंज आता है उसकी स्पीड में, उसकी डायरेक्शन में। वाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स।
जब वो गिरता है तो हमें उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, वो बिल्कुल एज इट इज़, और जिस स्पीड से वो हम छोड़ेंगे, मतलब जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में ही आके नीचे गिरता है, ना उसकी स्पीड चेंज होती है ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। बट ड्यू टू द अर्थ्स अट्रैक्शन देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कि जो अर्थ अट्रैक्ट करती है उसकी वजह से उसकी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है। ठीक है, अर्थ के अट्रैक्शन के ऊपर वो डिपेंड करता है कि अट्रैक्शन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिल सकता है। Whenever an object falls towards the earth an acceleration is involved, क्योंकि वो एक्सेलरेट हो जाता है, उसमें ज़्यादा वो एनर्जी आती चली जाती है, वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है ऊपर से। ठीक है, कि स्पून को जैसे छोड़ दिया, तो द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ही हमें ये एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब हर ऑब्जेक्ट जो भी हमने छोड़ा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट हो जाता है। एक्सेलरेट होने की वजह से अब हम उसको फिर क्या कह सकते हैं कि वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आई है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आई है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या फिर ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल लेटर जी से इसको डिनोट किया जाता है। द यूनिट ऑफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इज द सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड। वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, कि फोर्स क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इज डिनोटेड बाय जी। ये हमने कर लिया कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें वो एक्सेलरेट हो जाते हैं क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ will be equal to the product of mass and acceleration due to the gravitational force, that is F is equal to m into g। ठीक है, सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी किसके इक्विवेलेंट होगा, उसके मास के और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट, मतलब सिमिलर वे में। ये इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। ठीक है, तो बेसिक चीज़ हमने यहाँ पे ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग पढ़ी, और ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं कि ग्रेविटेशन पे इसाक न्यूटन ने इस चीज़ को प्रोपाउंड किया, कैसे कि भाई एक एप्पल ऊपर से आके गिरा तो भाई वो क्यों गिरा, और एप्पल गिरा तो मून क्यों नहीं गिरता, तो वो बेसिकली सारी चीज़ें क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है तो हर कोई सिमिलर वे में नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो वो किस लिए है, क्योंकि जो मून है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके सर्कुलर पाथ की वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से, जिसकी वजह से वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बजाय कि एक स्ट्रेट लाइन में आने की। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स और उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब जो प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड या सोलर सिस्टम में हम वेरियस प्लैनेट्स मूव करते हैं, और जैसे अर्थ के अराउंड मून मूव करता है और टाइड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ये सारी किसकी वजह से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, दैट इज सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से, राइट। तो मेन चीज़ आज के लेक्चर में हमारी इतनी ही इम्पॉर्टेंट थी। तो आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। रीड कर लीजिएगा एक बार, चैप्टर को इजी है, ज़्यादा कुछ ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है, रीड कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी होती है गाइस, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।